टेक्निकल रीज़न की वजह से जो हमारा लेक्चर 02 पार्ट 1 का लिंक जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो मैंने अभी नया लिंक बना के दिया हुआ है। तो ये लेक्चर 02 पार्ट 2 का नया लिंक है। तो कोई अगर ये लेक्चर देख रहा होगा तो पार्ट 1 का लिंक फिर से मैं अपलोड करूँगा, जो आपको सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जो बाद में लेक्चर देख रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट मतलब ब्रेक के पहले का फर्स्ट पार्ट जो है, जो यहाँ पे कंटिन्यूटी में देख रहे थे और कुछ प्रॉब्लम आया तो मैंने वो लिंक को यहाँ डिस्कनेक्ट कर दिया। अगर उसमें प्रॉब्लम आता है तो मैं फिर से अपलोड कर दूंगा वो लिंक। मैं पूरा फिर से अपलोड कर दूंगा, आप शाम को देख लेना। ठीक है, चलिए। और चलिए दोस्तों, और प्लीज़ ये लिंक जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दो। ये जो नया लिंक बना है पार्ट 2 का, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दो प्लीज़। उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया जिसके वजह से मुझे वो लिंक रोकना पड़ा। हाँ, मैं बेटा वापस से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मैं वापस से ये लेक्चर के बाद वो अपलोड कर दूंगा। यस राहुल, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और प्लीज़ ये सेकंड लिंक टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दीजिए। चलो, सॉरी, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। मैं आपको कहूँगा कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और आपकी नोटिफिकेशंस ऑन करके रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, तो हमने जो भी ब्रेक के पहले डिस्कशन किया, उस डिस्कशन के बेस पे कुछ और कंसेप्ट आपको मैं समझाना चाहूँगा। चलिए, आपके नोट्स में अगर आप आते हो तो ये नोट्स में अगर आप आते हो तो यहाँ पे यस, आर्टिकल के डिस्कशन के बाद ये आपको डायग्राम मिलेगी। ये सबको दिख रही है बेटा? यस, कोई बेटा टेलीग्राम लिंक में शेयर कर सकता है? कोई यहाँ पे ये यूट्यूब की लिंक टेलीग्राम लिंक में शेयर कर सकता है? प्लीज शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है, जो लिंक आपको ज्वाइन करना है तो आप सर्च कर सकते हो CA इंटर GST May 22, CA इंटर GST May 22। उसमें प्लीज़ ये लिंक शेयर कर दो। चलो, डन। अब यहाँ आते हैं। तो हम अब डिस्कशन क्या करने वाले हैं? हम ये डिस्कशन करने वाले थे कि इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया बिफोर 1 जुलाई, ओके, इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया बिफोर 1 जुलाई 2017, यानी जीएसटी आने के पहले हमारा टैक्स स्ट्रक्चर कैसा था। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अब मैं आपको ये कहना चाहूँगा, देखो, बिफोर जीएसटी हम कितने प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे इंडिया में बिफोर जीएसटी। एक, पहला कैस्केडिंग इफेक्ट, यानी टैक्स ऑन टैक्स।
टैक्स ऑन टैक्स, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे। दूसरा बेटा, जहां तक देखा जाए ये सभी लोग कनेक्ट हो गए, कैस्केडिंग इफेक्ट। दूसरा, जहां तक देखा जाए मल्टीपल टैक्सेशन, मल्टीपल टैक्सेशन। ये मल्टीपल टैक्सेशन कैसे थे बिजनेस में, यानी एक बिजनेसमैन वालों को मल्टीपल टैक्सेशन कैसे लगते थे? जस्ट अ मिनट, ठीक है, मल्टीपल टैक्सेशन। अब ये मल्टीपल टैक्सेशन का डिस्कशन मैं आपके साथ करना चाहूंगा। और देखिए, जैसे एक मैन्युफैक्चरर है और नो डाउट वो मैन्युफैक्चरिंग करके गुड्स सेल भी कर रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये मैन्युफैक्चरर है बेटा। अब एक मेरी फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में गुड्स आ रहा है, जैसे ये रॉ मटेरियल आ गया और ये रॉ मटेरियल आकर हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जिससे फिनिश गुड्स बन रहा है और शुगर, और बाद में शुगर सेल की जा रही है। तो जब ये शुगर सेल की जा रही है तो इसका इनवॉइस कैसे बनेगा? आप इनफ मैच्योर्ड हो, ये मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है और सेल भी कर रहा है, तो इसके वजह से इसको एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था। उसके बाद में ये सेल भी कर रहा है, इसलिए इस पर सेल्स टैक्स भी लगेगा। तो ये सिचुएशन में अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि भाई ये अब ट्रक रेडी हो गया है और वो ट्रक रिमूव कर रहा है, तो यहाँ पे इनवॉइस कैसे बनेगा? तो चलो मेरे साथ आप भी लिखते जाओ उस डायग्राम पे, मेरे साथ आप भी लिखते जाओ। यहाँ पे प्राइस ऑफ द गुड्स, लेट्स अज्यूम प्राइस ऑफ गुड्स, जो उसने गुड्स बनाया उसकी प्राइस 1 लाख रुपए है, तो उसके ऊपर यहाँ सबसे पहले तो एक्साइज ड्यूटी लग जाएगा। तो यहाँ एक्साइज ड्यूटी रेट अज्यूम करते हैं 10%। अलग अलग गुड्स पे अलग अलग एक्साइज ड्यूटी लग सकती है, पर हमारे एग्जाम्पल के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ 10%। तो यहाँ पे 10,000 रुपये उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लग गया, प्राइस 1,10,000 हो गया। ये प्राइस 1,10,000, बाद में इसके ऊपर कौन सा टैक्स लग रहा है? तो बाद में इसके ऊपर बेटा यहाँ पे फटाफट देखो सेल्स टैक्स लग रहा है। तो सेल्स टैक्स एट द रेट 10% लग रहा है, यानी 11,000 इसके ऊपर सेल्स टैक्स लग रहा है। टोटल 1,21,000 हो गया। ओके, और उसके बाद में उसके ऊपर जो लग रहा है वो लोकल बॉडी टैक्स, यानी ऑक्ट्राई, ऑक्ट्राई भी लगता था, या एलबीटी, एलबीटी मतलब लोकल बॉडी टैक्स। लिखना है तो लिख दो, लोकल बॉडी का टैक्स यानी महानगर पालिका का टैक्स, या आप कह सकते हो कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स, जिसे एलबीटी कहा जाता था। तो ये समझ लो यहाँ पे 5,000 रुपये। तो यानी जब इनवॉइस बनाया जा रहा है तो इनवॉइस में 3 टैक्सेस लगाए जा रहे हैं गुड्स पे। ये गुड्स जो बना रहा है, ये गुड्स पे 3 टैक्सेस मैन्युफैक्चरर लगा रहा है, तो टोटल प्राइस हो जाती थी 1,26,000। और अब देखो एक्साइज रेवेन्यू, फटाफट मेरे साथ लिखते जाओ। एक्साइज रेवेन्यू सेंट्रल का है, एक्साइज रेवेन्यू सेंट्रल का है, सेल्स टैक्स रेवेन्यू स्टेट का है, सेल्स टैक्स से रेवेन्यू स्टेट का है, और ऑक्ट्राई और एलबीटी ये रेवेन्यू जो है यहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का रेवेन्यू होता था, जो वो पैसा कलेक्ट करते थे, क्योंकि उनको भी तो पैसा चाहिए ना, उनको भी तो एडमिनिस्ट्रेशन करना है। तो ऐसे 3 टैक्सेस लगकर गुड्स फैक्ट्री के बाहर निकलता था। यहां तक समझ में आया? एलबीटी लोकल बॉडी टैक्स, ठीक है, एलबीटी यानी लोकल बॉडी टैक्स। तो ऐसे 3 टैक्सेस इसके ऊपर लगते थे, सेंट्रल, स्टेट और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स इसके ऊपर लग जाता था। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग की सिचुएशन थी 2017 के पहले, यानी एक मैन्युफैक्चरर। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थे? प्रॉब्लम जैसे मैंने आपको कहा, कहां लिखा है मैंने, सॉरी बेटा, कहां लिखा है मैंने, हाँ, प्रॉब्लम क्या था? कैस्केडिंग इफेक्ट तो हो ही रहे थे, मल्टीपल टैक्सेशन थे, यानी सेंट्रल का, स्टेट का, लोकल बॉडी का, ये मल्टीपल टैक्सेशन थे। बाद में और जो बड़े प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये आ रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन और कंप्लायंस प्रॉब्लम, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्स कंप्लायंस, जिससे इंडस्ट्री बड़ी परेशान थी। टैक्स कंप्लायंस प्रॉब्लम समझ लो। ओके, टैक्स कंप्लायंसेस, ये एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स कंप्लायंस है नहीं क्या? अब देखो, एक मैन्युफैक्चरर जब एक्साइज दे रहा है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। अब अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू है तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से रिकॉर्ड मेंटेन करना है, फिर एक्साइज का रिटर्न देना है, एक्साइज के सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना है, यानी इसको एक्साइज के कंप्लायंसेस अलग करना है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अलग करना है। फिर क्या हुआ?
इनको उसी गुड्स पे सेल्स टैक्स देना है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के जो है इसको लॉ फॉलो करना है। स्टेट गवर्नमेंट का अलग रिटर्न, स्टेट गवर्नमेंट के अलग स्टॉक लेजर्स, स्टेट गवर्नमेंट के अलग डॉक्यूमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अलग कंप्लायंसेस, यानी यहाँ पे सेल्स टैक्स के और लोकल बॉडी टैक्स या ऑक्ट्राई के अलग कंप्लायंस करने पड़ते थे। तो एक इंडस्ट्री किससे परेशान थी दोस्तों? ये इंडस्ट्री इससे परेशान थी, अगर आप देखते हो तो पहले जब इनके ऊपर रेड होती है, रेड स्क्रूटिनी होती है, समझ लो इनके फैक्ट्री में जो है एक्साइज ऑफिसर्स आ गए, रेड हो रही है, स्क्रूटिनी हो रही है, तो पहले एक्साइज के कंप्लायंसेस बताओ, उनको हैंडल करो, फिर स्टेट वाले आ जाते थे, स्टेट वालों को हैंडल करो, फिर कॉरपोरेशन वाले आ जाते थे, उनको हैंडल करो। यानी ये बिजनेसमैन ये ऑफिसर्स को हैंडल करते करते ही परेशान हो जाता था। यानी क्या, इसको संभालो, चाय पानी दो, चाय पानी आपको समझ में आता होगा, ओके चाय पानी दो, इसको यहाँ लेके जाओ, उसको वहां लेके जाओ, इसको यहां खुश करो, फिर सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को खुश करो, फिर ऑक्ट्रा डिपार्टमेंट को खुश करो। यानी वो इतना परेशान था, वो एक डिमांड कर रहा था कि हे भगवान, इतने सारे टैक्सेस क्यों, कोई एक टैक्स आ जाए तो कितना अच्छा होगा ना। ओके, कितने सारे टैक्सेस लगाने पड़ रहे, कितने सारे कंप्लायंस करने पड़ रहे, कितने सारे कैस्केडिंग इफेक्ट है, हमें कितनी परेशानी हो रही है। ओके, बस एक एक कोई टैक्स दे दे भगवान, एक ही टैक्स रहे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। क्या आप मैन्युफैक्चरिंग की ये व्यथा समझ सकते हो? क्या ये उसकी परेशानी समझ सकते हो? यस और नो? आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं? तो ये मैन्युफैक्चरर को ये परेशानी थी कि एक्साइज, सेल्स टैक्स, वैट, एलबीटी, ओके, ये सारी परेशानी उसको थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्या बेटा, ये तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हुआ। उसके बाद में हम एक ट्रेडर की परेशानी समझ लेते हैं कि ट्रेडर 2017 के पहले जब ट्रेडर सेल कर रहा है, अरे नालायक को आंसर दो। ओके, मैं आपका आंसर का वेट कर रहा हूं। ओके, आई नीड इंटरेक्टिव सेशन। और जितने भी स्टूडेंट ने पहले वाले सेशन को लाइक किया है, वापस ये सेशन को लाइक ठोको। सच बताओ आपको कि लाइक मेरे लिए नहीं बेटा, पर आजकल यूट्यूब का ज़माना है, लाइक का ज़माना है। ओके, अदरवाइज मैंने 17 साल पढ़ाया है और मुझे पता है कि मैं क्या पढ़ाता हूँ और क्या नॉलेज मैं शेयर करता हूँ। वो लेवल का नॉलेज आपको जीएसटी में और कोई नहीं दे सकता, ये मुझे पता है। लेकिन यस, आपकी ये लाइक से अदर स्टूडेंट्स का मेरे लेक्चर से बेनिफिट जरूर होना चाहिए। इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स ने पहले वीडियो को लाइक दिया है, ये लाइक उन स्टूडेंट्स के लिए जो लाइक के बेस पे लेक्चर्स को देखते हैं, तो आप जरूर उनके साथ आप ये शेयर करो, ठीक है। रिफ्रेश यूर चैट, चैट क्यों रिफ्रेश करो, चलो आ जाइए। तो हाँ, अब हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रेडिंग सेक्टर की। अब ये समझ लो मारुति सुजुकी का शोरूम है। तो मारुति सुजुकी का शोरूम है जो बेटा, तो ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, ये परचेस करता है और सेल करता है, ये एक डीलर है। ये एक बेटा डीलर है। अब ये जो डीलर है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ओके, तो ये जो डीलर है, ये डीलर आगे कार, जब एक ट्रेडिंग सेक्टर है जो गुड्स परचेस करता था, सेल करता था, फिर ये ट्रेडर जो है, ओके, सेल ऑफ गुड्स विद इन स्टेट जो ट्रेडर है, ट्रेडर में भी डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर में भी डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या रिटेलर। ओके, ये जब सेल करता है, समझ लो ये इनवॉइस बना रहा है, कमन 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 कमन, चलो आ जाइए फटाफट, ये इनवॉइस बना रहा है। लाइक छोड़ो, मैं अभी कंसेप्ट पे ध्यान दो। तो यहाँ पे प्राइस ऑफ द गुड्स, प्राइस ऑफ द गुड्स, अब ये समझ लो 2 लाख में सेल कर रहा है। तो ये 2 लाख में सेल कर रहा है, तो इसके ऊपर सिर्फ सेल्स टैक्स लगता है, इसके ऊपर सिर्फ सेल्स टैक्स लगता है, सेल्स टैक्स एट द रेट 10%, यानी कितना बेटा 20,000। तो ये 20,000 इसके ऊपर एक्साइज तो नहीं लगेगा, सेल्स टैक्स लगेगा, यानी 2,20,000 रुपये इसके ये प्राइस हुई। उसके ऊपर फिर लगेगा ऑक्ट्रा, ऑक्ट्रा या एलबीटी, लोकल बॉडी टैक्स। ऑक्ट्रा और एलबीटी जो लग रहा है, समझ लो यहाँ पे 5,000 रुपये, यानी ये जो सेल कर रहा है 2,25,000 में सेल कर रहा है। तो यहाँ सेल्स टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, लिख दो यहाँ पे साइड में, स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। और यहाँ ऑक्ट्रा और एलबीटी किसका रेवेन्यू है, तो ये बेटा यहाँ पे लोकल बॉडी का रेवेन्यू है।
लोकल बॉडी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का रेवेन्यू है। तो चलिए, तो ये जो है आपने यहाँ पे देखा कि ये यस, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सेल्स ऑफ गुड्स विद इन स्टेट, सेल्स ऑफ गुड्स विद इन स्टेट जो है, तो ये ट्रेडर जो है इतने टैक्सेस दे रहा है। चलो ये फटाफट मेरे साथ लिखते जाओ, कंसेप्ट आपके क्लियर है। मैं आगे आपको बताना चाहूंगा कि जीएसटी के लिए क्या प्रॉब्लम्स हो रहे थे और जीएसटी लाना पड़ा। ठीक है, ये तो हुआ ट्रेडर का। अब आप मेन डिस्कशन पे आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ये थर्ड डायग्राम पे आ जाओ, और ये थर्ड डायग्राम देखो यहाँ पे। देखिए, पहले जब सेल होती थी तो सेल जो है दो टाइप की होती थी, सेल ऑफ गुड्स टू अनदर स्टेट। जब कोई सेल, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई सेल विद इन स्टेट हो रही है तो इसको हम इंट्रा स्टेट सेल कहते थे, इसको हम इंट्रा स्टेट कहते थे। और जब कोई सेल अदर स्टेट में होती थी तो इसे हम इंटर स्टेट सेल कहते थे। चलो आपकी खिचड़ी बुक निकालो। सेल जो है दो टाइप की है, टाइप्स ऑफ सेल। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ लिख के रख दो खिचड़ी बुक पे। एक होती है इंट्रा स्टेट, लिखो मेरे साथ इंट्रा स्टेट फटाफट, और दूसरा होता है इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट और दूसरा बेटा इंटर स्टेट। अब ये जो इंट्रा स्टेट सेल है, ध्यान से देखिएगा, मतलब क्या, सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स विद इन और इनसाइड द स्टेट्स, यानी स्टेट के अंदर जो सेल किया जा रहा है, विद इन स्टेट जो सेल किया जा रहा है, इसे हम इंट्रा स्टेट सेल कहते थे। और इंटर स्टेट सेल क्या, तो सेल्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ओके, दैट इज बिटवीन टू स्टेट्स, तो इसे कहते थे इंटरस्टेट सेल। ओके, इंट्रा और इंटरस्टेट सेल। अब देखो बेटा, इंट्रा और इंटरस्टेट सेल पे जब यहां पे आप स्टेट के अंदर ही सेल कर रहे हो तो यहां लगता था, जब आप सेल कर रहे हो तो यहां लगता था सेल्स टैक्स, यहां लगता था सेल्स टैक्स, क्योंकि या आप उसे वैट भी कहते हो, क्योंकि सेल्स टैक्स का नाम 2004 के बाद वैट हुआ। सेल्स टैक्स का नाम पहले 2004 तक सेल्स टैक्स था, और उसके बाद में 2004 के बाद उसे वैट कहा गया। यस और नो? डन। और नेक्स्ट इंटरस्टेट सेल। इंटरस्टेट सेल पे सेल्स टैक्स नहीं, सीएसटी लगता था। ध्यान सुनिएगा, सीएसटी। सर सीएसटी यानी क्या? सेंट्रल सेल्स टैक्स। सीएसटी यानी सेंट्रल सेल्स टैक्स। आप लिख रहे हो ना मेरे साथ? यस और नो? लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? सेंट्रल सेल्स टैक्स उसके ऊपर लगता था। चलिए, डन। अब ये जो इंट्रा और इंटरस्टेट, जब गुड्स का सप्लाई हो रहा है, जब गुड्स का सप्लाई हो रहा है, तो ये सेल को दो इसमें डिवाइड किया था, इंट्रा और इंटरस्टेट सेल, जिसके ऊपर सीएसटी। अब मैं आपको कह दूं, है दोनों भी सेल्स टैक्स, लेकिन ये जो सेल्स टैक्स है ये स्टेट का है, ये स्टेट का, और ये जो सेल्स टैक्स है ये सेंट्रल का। ये जो था ये सेंट्रल का सेल्स टैक्स था। यानी ऐसा था कि जब इनवॉइस बनते थे, तो अगर ये डीलर इनवॉइस बना रहा है और वो इनवॉइस में गुड्स अदर स्टेट में बेच रहा है तो सीएसटी लगाता था, और सेम स्टेट में बेच रहा है तो वो महाराष्ट्र सेल्स टैक्स, या आप गुजरात के हो गए तो गुजरात, केरला के तो केरला, राजस्थान के हो गए तो राजस्थान सेल्स टैक्स वो लगा रहा है, उस स्टेट का सेल्स टैक्स लगाता था ना। अब आपको एक बात बता दूं, जो ये महाराष्ट्र का सेल्स टैक्स लगाता था, ये रेवेन्यू महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिल रहा है। अब आपका एक सवाल आएगा, सर ये सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये रेवेन्यू किसका होगा? तो ऑब्वियसली आप नाम से कहोगे कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसटी समझने के लिए और आगे के कंसेप्ट समझने के लिए। तो इसकी हिस्ट्री क्या है, सुनिए। हिस्ट्री कुछ ऐसी है
यहां पे 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला, फ्रीडम मिला, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ। 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना और इंडिया के सारे लॉ इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पास किए गए। 1950 से लेके तो 1957 तक क्या गड़बड़ हुई? 1950 से लेके 1957 तक आर्टिकल 246 याद करो, आर्टिकल 246 शेड्यूल 7, ध्यान से देखना, आर्टिकल 246 शेड्यूल 7, इसमें 3 जो लिस्ट थी अभी अभी हमने देखा, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। ओके, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3, ऐसी 3 लिस्ट थी। तो यहां पे लिस्ट 2 में एंट्री नंबर 54, एंट्री नंबर 54 ये क्या कहता था? आई होप आप खिचड़ी बुक बना रहे होगे, आप लिख रहे होगे, अब मैं बार बार नहीं कहूंगा, यू आर इनफ मैच्योर्ड, ठीक है। तो एंट्री नंबर 54 क्या कहता था? ये कहता था, ये पावर देता था कि हां स्टेट गवर्नमेंट, लिस्ट 2 में स्टेट गवर्नमेंट, यहां पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, टैक्स ऑन सेल और परचेस, सेल और परचेस, सेल या परचेस पे टैक्स लगा सकती है। पर वर्ड था सेल और परचेस, दोनों में से किसी पे भी वो टैक्स लगा सकती है। डन। और कौन लगा सकती है? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो यहां पे 1950 से लेके तो 1957 तक क्या हुआ? यहां पे ये हुआ कि इस एंट्री के थ्रू, ये जो एंट्री नंबर 54 है, इसके थ्रू एक प्रॉब्लम जो है क्या क्रिएट हुआ? लेट्स टेक एग्जांपल स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और दूसरा स्टेट ऑफ गुजरात, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और स्टेट ऑफ गुजरात। महाराष्ट्र का कोई सेलर है, महाराष्ट्र का कोई सेलर है और बायर गुजरात का है, बायर गुजरात का है। अब ये महाराष्ट्र का सेलर अगर महाराष्ट्र के बायर को सेल कर रहा है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। इस एंट्री के थ्रू महाराष्ट्र सेल्स टैक्स, मैं नाम दे रहा हूं, महाराष्ट्र सेल्स टैक्स लगा दिया जाता था और ये महाराष्ट्र सेल्स टैक्स ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रेवेन्यू था। डन। ओके, डन। चलिए, अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रेवेन्यू था, लेकिन जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स जा रहा था तो अब यहां पे लेट्स टेक अ प्राइस ऑफ द गुड्स, यहां पे 1 लाख रुपए। अब इसके ऊपर 1950 से लेके 57 तक, ध्यान सुनना, 1957 से 50 से लेके 57 तक, इसके ऊपर जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट सेल्स टैक्स लगाती थी, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, और लेट्स टेक एग्जांपल 10% का सेल्स टैक्स 10,000 रुपए, तो इसका भी रेवेन्यू महाराष्ट्र गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। और ये बर्डन 1,10,000 का बर्डन ये जो है ये बायर को पास ऑन हो जाता था, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी ये बर्डन जो है बायर ले रहा है। बायर की परचेस प्राइस 1,10,000 रुपए पे हुई। अब इनमें क्या हो गया? झगड़ा हो गया। ध्यान से सुनो। ओके, इसमें यहां पे झगड़ा हो गया। झगड़ा क्या हुआ? ध्यान से सुनना। झगड़ा बेटा ये हुआ यहां पे कि जो टैक्स लगाया जा रहा है बाय सेलर ऑफ महाराष्ट्र, सेलर ऑफ महाराष्ट्र, वो टैक्स का बर्डन गुजरात के बायर ने लिया। अब क्या हुआ? इसका पैसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रख लिया और बर्डन गुजरात। तो गुजरात गवर्नमेंट कहने लगी कि बर्डन हमारा बंदा ले और पैसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेके जाए, महाराष्ट्र स्टेट की डेवलपमेंट हो, महाराष्ट्र आगे बढ़े और गुजरात पिछड़ा स्टेट जाए। ऐसा नहीं होगा, हम भी ये ट्रांजैक्शन का टैक्स लेंगे, हम भी इस पर रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, हमारे स्टेट में गुड्स आया है, हमारे डेस्टिनेशन पे कंज्यूम हुआ है, हम भी इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसके ऊपर सेल्स टैक्स लगा रही है, इस ट्रांजैक्शन पे सेल्स टैक्स लगा रही है क्योंकि महाराष्ट्र से सेल हुआ है, तो गुजरात गवर्नमेंट इसी ट्रांजैक्शन पे परचेस टैक्स लगाती थी। ठीक है, परचेस टैक्स लगा, हम भी टैक्स लेंगे, हम भी परचेस टैक्स लगाएंगे। ऐसे कैसे? अब मतलब क्या? मतलब ये हुआ क्योंकि एंट्री नंबर 54 सेल और परचेस दोनों पे भी टैक्स लगाने का पावर दे रहा है।
दोनों में भी टैक्स लगाने का पावर दे रहा है। तो इसलिए गुजरात गवर्नमेंट इसी ट्रांजैक्शन पे, जैसे ही गुजरात बॉर्डर क्रॉस हुआ, परचेस टैक्स, और वो बायर पे परचेस टैक्स लगाती थी। देख भाई हमें भी पैसा चाहिए, ओके हम परचेस टैक्स। अब इसमें जो है बायर जो है बड़ा परेशान हो जाता था। सर टाइमिंग के भी बता, बैच की, ये बैच लगभग 1 बजे तक चलेगा आज। ओके तो चलिए, तो अब यहाँ पे मैं बता दूं कि गुजरात गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर परचेस टैक्स लगा रही है, और वो परचेस टैक्स ले रही है। मतलब जब तक गुड्स बायर के पास आता है तब तक उसके ऊपर सेल्स टैक्स भी लग गया, और परचेस टैक्स समझ लो 5%, तो इसके ऊपर 5,000 रुपए का परचेस टैक्स भी लग गया। यानी बायर की परचेस कॉस्ट कितनी हुई? बायर की परचेस कॉस्ट जो है, ओके यहां पे 1,15,000 रुपए हुई। 1,15,000 रुपए हुई। समझा कि नहीं समझा बताओ? यहां तक समझा कि नहीं समझा? यस और नो? अगर समझा होगा यहां तक तो मैं आगे बढ़ूंगा। जोर से बोलो यस। यहां तक समझा होगा तो जोर से बोलो यस। मैं जस्ट पुराने प्रॉब्लम आपको बता रहा हूं कि क्या होते थे। जोर से बोलो यस। थम दो जोरदार, एक थम। यस, वेरी गुड। तो इसमें क्या हुआ, इंडस्ट्री बड़ी नाराज हो जाती थी। इंडस्ट्री बड़ी नाराज हो जाती थी कि ये क्या है यार, किस बात का फ्रीडम है? क्या हमें सच में इंडिपेंडेंस मिला है? ये क्या, जो जस्ट गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो एक स्टेट उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगा रहा है, एक स्टेट उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगा रहा है, दूसरा स्टेट उसके ऊपर परचेस टैक्स लगा रहा है, और अननेसेसरी आप टैक्स लगाकर परचेस प्राइस लगा रहे हो। अगर ट्रांजैक्शन एक ही हुआ है तो कोई एक टैक्स लगाओ। एक ट्रांजैक्शन पे 2 टैक्स कैसे लगा रहे हो आप? हमें यही समझ में नहीं आ रहा है। इंडस्ट्री इससे नाराज थी। इंडस्ट्री कहता है कि फिर ये फ्रीडम नहीं हुआ, ओके ये इंडिपेंडेंस नहीं हुआ कि जस्ट हम दूसरे स्टेट में बेच रहे हो और आप 2 टैक्स लगा रहे हो। ये किस बात का फ्रीडम है? ये कैसा फ्रीडम है? ये कैसा इश्क है? ये समझ में नहीं आया हमें। ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। ये समझाया नहीं समझा आपको? यस और नो? तो ये बिल्कुल भी हमें समझ में नहीं आया। तो यहां पे जब दोनों स्टेट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहती नहीं नहीं हमारे स्टेट से सेल हुआ हम टैक्स लेंगे, ये कहती थी हमारे स्टेट में परचेस हुआ हम परचेस टैक्स लेंगे। तो 1957 तक ऐसे 2 वर्ड थे ही नहीं, इंट्रा और इंटर, यानी सेल्स 2 इसमें डिवाइड ही नहीं होती थी, क्योंकि 1957 तक आप यहां सेल करो या इधर सेल करो, ओके एक ही टैक्स लगता था, सेल्स टैक्स, और वो परचेस टैक्स लगाती थी। कुछ स्टेट गवर्नमेंट परचेस टैक्स भी लगा रही है, ठीक है। तो पहले ऐसे 2 टर्म्स डिवाइडेड नहीं थे, इंट्रा और इंटर स्टेट। पर झगड़ा इतना बड़ा कि इंडस्ट्री बहुत नाराज हुई, और इंडस्ट्री गवर्नमेंट के पास गई, नेहरू जी के पास गई, और उनको कहा कि ये क्या चल रहा है, आप ये क्यों इतने सारे टैक्सेस लगा रहे हो? तो फिर सेंट्रल ने इंटरफेयर किया, और सेंट्रल ने, यहां पे ध्यान से सुनिएगा, सेंट्रल ने इंटरफेयर किया, और सेंट्रल ने कहा कि नहीं ये स्टेट बहुत झगड़ रहे, ये सेल्स टैक्स ले रहा है, ये परचेस टैक्स ले रहा है, ओके अब ये झगड़ा खत्म करो, और ये झगड़ा खत्म करो। और सेंट्रल ने क्या कहा? सेंट्रल ने ये कहा कि चलिए अगर सेल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होगी, ध्यान से सुनना, अगर सेल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होगी तो यहां पे स्टेट वाले कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, स्टेट वाले कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। अब सेंट्रल इसको अपने कंट्रोल में लेगा, सेंट्रल इसको अपने कंट्रोल में लेगा, और इस पे जो टैक्स लगाएगा वो सेंट्रल लगाएगा इन द नेम ऑफ सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। अब बेटा आपका झगड़ा रखो बाजू में, अब कोई स्टेट इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएगा। जब बात एक स्टेट से दूसरे स्टेट की आएगी तो सेंट्रल टैक्स लगाएगा जिसका नाम होगा सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। और इसके ऊपर अगर हम सीएसटी लगा रहे 10%, यानी सीएसटी, ध्यान सुनना, सीएसटी लगा रहे 10%, तो यहां पे 10,000 ये लग गया सीएसटी, और ये पैसा सेंट्रल खा जाएगी, ये पैसा सेंट्रल खा जाएगी, यानी ये पैसा सेंट्रल का हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ, अभी तक पैसा 1957 तक स्टेट को मिल रहा था, यानी चलो भाई झगड़ा हो रहे थे पर पैसा तो स्टेट को मिल रहा था ना।
ओके, यानी ऐसा हुआ कि स्टेट में आप गवर्नमेंट, स्टेट में यहाँ उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना गवर्नमेंट, ओके, यहाँ और सेंट्रल में मोदी जी गवर्नमेंट। तो जो अभी तक पैसा स्टेट को मिल रहा था वो पैसा सेंट्रल को चले गया। ओके, यानी दोनों का झगड़ा और तीसरे को बेनिफिट हुआ और उसने इंटरफेयर कर लिया। तो यहां पे स्टेट वालों ने कहा कि नहीं 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 नहीं, ओके, ये क्या नाटक लगा के रखा, जो हमारा पैसा था वो ले लिया, आपने एक्साइज ले लिया, हमने कुछ नहीं कहा। सेंट्रल वालों ने एक्साइज ड्यूटी रख ली, हमने कुछ नहीं कहा। आपने इनकम टैक्स का पैसा रख लिया, हमने कुछ नहीं कहा। आपने कस्टम्स का पैसा रख लिया, कुछ नहीं कहा। और अब हमारा जो सेल्स टैक्स का पैसा है उसमें भी आप जो है मुंह मार रहे हो। ये क्या है? नहीं, ओके। तो यहां पे जो स्टेट्स अभी तक लड़ रहे थे वो सारे दोस्त बन गए और सेंट्रल के अगेंस्ट में हो गया। ये एक पॉलिसी होती है बेटा, मैं आपको बताऊं। जैसे आप कभी हॉस्टल में रहे होगे तो हॉस्टल में आप रूम में झगड़ते हो, लेकिन कोई दूसरे रूम वाले के साथ झगड़ा हो गया, दूसरे रूम वाले के साथ झगड़ा हो गया तो आप एक हो जाते हो। यस, होता है कि नहीं होता है ऐसा? बोलिए, होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे जब स्टेट वालों ने इसको बहुत अपोज किया तो सेंट्रल वालों ने कहा कि देखो भाई, आपका झगड़ा तो होता है, इसलिए टैक्स स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगाएगी। और उन्होंने लिस्ट 1 आर्टिकल 246 अमेंड किया, शेड्यूल 7 अमेंड किया और लिस्ट 1 में एक एंट्री ऐड किया। वो एंट्री ऐड किया, एंट्री नंबर 92, एंट्री नंबर 92। और एंट्री नंबर 92 में कहा, अब एक नया वर्ड उन्होंने लाया, इंटरस्टेट। अगर इंटरस्टेट सेल होगा तो वो केस में सीएसटी लगाने का पावर ये सेंट्रल के पास होगा। एंट्री नंबर 92 में अगर आप देखोगे वो पेज नंबर आई थिंक 15 पे, वहां देख लेना। तो एंट्री नंबर 92A, एंट्री नंबर 92A उसमें सीएसटी लगाने का पावर यहां पे है। वो बाद में पड़ा होगा, बस आप इतना समझ लो। 92A में सीएसटी का पावर सेंट्रल ने ले लिया, लेकिन स्टेट ने जब बहुत अपोज किया कि हमारा पैसा मत लो, तो सेंट्रल ने कहा एक काम करते हैं। अब ये डिस्कशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टेट ने कहा कि एक काम करते हैं। क्या? स्टेट ने कहा कि ठीक है, टैक्स सेंट्रल लगाएगी, सीएसटी भी सेंट्रल कलेक्ट करेगा, लॉ जो है लॉ सेंट्रल बनाएगी और ये सीएसटी का पैसा स्टेट को ही देगी, सीएसटी का पैसा स्टेट को ही देगी, खुद नहीं रखेगी। चलो ठीक है, पर इस ट्रांजैक्शन का कंट्रोल सेंट्रल रखेगी, इससे रिलेटेड लॉ भी सेंट्रल बनाएगी, लेकिन उसका जो सीएसटी रेवेन्यू होगा वो सेंट्रल नहीं लेगी, वो जो है सेलर स्टेट को देगी, क्योंकि ये सेल्स टैक्स है। यानी परचेस टैक्स खत्म कर दिया, और ये डिसाइड कर दिया कि सेलर स्टेट को ये सीएसटी का पैसा मिलेगा, बायर स्टेट को नहीं। और ये जहां से ट्रांजैक्शन ओरिजिन हुआ, अब मैं 2 वर्ड पिक्चर में ला रहा हूं, जहां के ट्रांजैक्शन का ओरिजिन और जहां ट्रांजैक्शन का डेस्टिनेशन, तो जहां ट्रांजैक्शन का ओरिजिन हुआ उसको ये पैसा मिलेगा। यानी पैसा तो सेलर स्टेट को मिलेगा, लेकिन लॉ सेंट्रल बनाएगी। ये समझा कि नहीं समझा? बोलो फटाफट। ओके, ये समझा कि नहीं समझा? बोलो बराबर। हाँ, कंट्रोल सेंट्रल का होगा, लॉ भी सेंट्रल बनाएगी सीएसटी का 92A के तहत, लेकिन वो पैसा सेलर को मिलेगा, सेलर स्टेट को मिलेगा। ये समझा नहीं समझा? बोलो फटाफट। अगर समझा होगा तो आगे बढ़ता हूं। तो बेटा यहां पे गुड्स के लिए इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट हुआ। मुझे सबसे आंसर चाहिए जो मुझसे कनेक्टेड है। वेरी गुड। तो ये सीएसटी और ये सेल्स टैक्स और वैट, ये सब जीएसटी आने के पहले स्ट्रक्चर समझ लो, ये बहुत जरूरी है जीएसटी को समझने के लिए। कलेक्ट भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही करेगी, यानी ये सीएसटी का कलेक्शन भी सेलर स्टेट करेगा, यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही करेगी, सेंट्रल नहीं कलेक्ट करेगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट करेगी। चलिए, यहां तक का डिस्कशन हमने देखा। चलो डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं।
तो गुड्स से रिलेटेड कितने टैक्सेस थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, हमने देखा। ट्रेडिंग सेक्टर में कितने थे, फिर सेल्स टैक्स 2 इसमें डिवाइड हुआ था, ये भी हमने देखा। चलो अब मैं बताता हूँ कस्टम ड्यूटी। जब भी कोई गुड्स इंपोर्ट होता था तो इंपोर्टेड लिख लो फटाफट, आप यहाँ पे फटाफट लिख लो। इंपोर्ट पर यहाँ पे आपको कस्टम ड्यूटी लगती थी, कस्टम ड्यूटी, जिसे हम इंपोर्ट ड्यूटी भी कहते थे। गुड्स पे कस्टम ड्यूटी जिसे इंपोर्ट ड्यूटी भी कहते थे। इंपोर्ट ड्यूटी आपको 2 टाइप की लगती थी। 1 लिखो BCD, BCD मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी। चलो अब फटाफट लिखो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी। और दूसरा आपको लगता था ACD, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी। अब ये अभी आपको नहीं पढ़ा होगा, ये फाइनल लेवल पे आएगा, बस ये लिख लो कि एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी ये आपको लगती थी यहाँ पे। डन। चलिए, तो BCD और एडिशनल कस्टम ड्यूटी ये आपको लगती थी। उसके बाद में यहाँ पे गुड्स पे और एक टैक्स था। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि गुड्स पे कितने कितने टैक्सेस थे। गुड्स पे और एक टैक्स था और वो टैक्स था ऑक्ट्राय या एंट्री टैक्स। तो ये ऑक्ट्राय एंट्री टैक्स जो लगता था, ये टैक्स लिखो यहाँ पे, टैक्स लेविड बाय लोकल बॉडी, लोकल बॉडी that is municipal corporation, municipal corporation। ओके, ये ऑक्ट्रा वगैरह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये टैक्स लगा रही थी, यहाँ पे ये टैक्स लगा रही थी। डन। चलिए, तो ये ऑक्ट्रा या एंट्री टैक्स इसके ऊपर लग रहा है। उसके बाद में ये तो थे गुड्स के टैक्सेस, अब आते हैं सर्विसेज के टैक्सेस। बेटा समझ में आ रहा है ना? यस और नो? थोड़े एग्जॉस्ट हो गए? एग्जॉस्ट हो गए क्या? अच्छा, सॉन्ग सुनना चाहोगे? एग्जॉस्ट हो गए, सॉन्ग सुनना चाहोगे? हाँ, चलो 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ और एक अच्छा सा सॉन्ग हम देखेंगे। चलो, एक पोएम है, बहुत अच्छी पोएम है, और वो पोएम जो है आपके दिल को छू जाए तो वाह वाह कहिएगा, ठीक है? आर यू रेडी? वाह वाह जरूर कहिएगा। यस, हमारे ज़माने में हमने तो बहुत ऐश की थी। आई होप आप भी बहुत ऐश कर रहे होगे। कर रहे कि नहीं कर रहे ऐश? तो चलिए, तो यहाँ पे पोएम बहुत अच्छी पोएम है। स्टार्ट करूं? तो देखिए, जब से मिला हूं, बोलो वाह 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 बोलो। जब से मिला हूं उससे सबसे मिलना मिलाना छोड़ दिया। सुनिए एक बार फिर से। जब से मिला हूँ उससे सबसे मिलना मिलाना छोड़ दिया। अगर आपको आगे की 2 लाइन अच्छी लगे तो दाद दीजिएगा, दांत मत बताइएगा नालायक को, दाद दीजिएगा। मेरे लिए उस पागल ने भी सारा जमाना छोड़ दिया। मेरे लिए उस पागल ने भी सारा जमाना
छोड़ दिया। ओके, अच्छा लगा होगा तो लाइक ठोको। चलिए, जब से मिला हूँ उससे सबसे मिलना मिलाना छोड़ दिया। मेरे लिए उस पागल ने भी सारा जमाना छोड़ दिया। इसके आगे की दो लाइन सुनो, अगर आपके दिल को छू जाए तो दाद दीजिएगा। उसकी चाहती की खुशबू में महका महका रहता हूँ। उसकी चाहती की खुशबू में महका महका रहता हूँ। जब से उसका साथ मिला है, आगे एक वर्ड आएगा इत्र, इत्र मतलब परफ्यूम। जब से उसका साथ मिला है, इत्र लगाना छोड़ दिया। जब से उसका साथ मिला है, इत्र लगाना छोड़ दिया। ओके, सो थैंक यू बेटा। और ये देखो, मैं कोई सिंगर हूँ नहीं, ना मुझे कोई सॉन्ग आता है। मैं एक टीचर हूँ जो मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। ये जो सॉन्ग है आपके टाइम पास के लिए नालायक हो, और पता है आपको पसंद आए या ना है, लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या सोचते हैं, अरे अरे गाने दे, जो भी है जैसा भी गाने तो दे, टाइम पास होगा बस, गाने दे। सही है कि नहीं है? चलिए, तो यहाँ पे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ओके, ऐसी छोटे छोटे इन बिटवीन हम ब्रेक लेते रहेंगे। डिस्कशन जब और आगे बढ़ेगा तो यस और मजा आएगा जीएसटी में। चलिए, आते हैं हमारे टैक्स पे। अभी हमने गुड्स से रिलेटेड टैक्सेस देखे। सर्विस सेक्टर में क्या था? सर्विस सेक्टर में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे सर्विसेज में इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट ऐसा डिवाइडेड नहीं था। ध्यान से सुनिएगा। अरे नालायक, ये डेमो लेक्चर है, अभी से क्या स्टोरी बताओ? बताओगा आराम से, आगे स्टोरी भी बताएंगे, बहुत चीजें डिस्कस करेंगे, बहुत सारी खुफिया बातें आपको बताऊंगा। ठीक है सर, इंडियन आइडल में ट्राई करो। नालायक, अच्छा मजाक कर रहा है तू। मुझे पता है मेरी आवाज कैसी है। चलिए, चलिए तो यहाँ पे आते हैं सर्विस टैक्स में। सर्विसेस सर्विस टैक्स जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, स्टेट के पास नहीं था। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होने के वजह से यहाँ पे सर्विस टैक्स ऐसा डिवाइडेड नहीं था, इंट्रा और इंटर। मतलब आप सेम स्टेट में, आप अभी मेरा लाइव क्लास देख रहे हो, आप हो सकता है पुणे में हो या हो सकता है अदर स्टेट में हो। जो भी सर्विसेज सेम स्टेट में हो या अदर स्टेट में हो, ये डिवाइड नहीं होती थी। इसके ऊपर एक ही टैक्स लगता था और वो था सर्विस टैक्स। यहाँ पे ऐसा स्टेट सर्विस टैक्स और सेंट्रल सर्विस टैक्स ऐसा नहीं था, एक ही टैक्स लगता था। चलिए, चलो चलो पढ़ाई में आ जाओ जल्दी। कंट्रोल कंट्रोल, एक लंबी सांस लो और कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। चलो आ जाओ, कंट्रोल कंट्रोल। तो ये हमने देखा सर्विस टैक्स से रिलेटेड, आप यहाँ लिख सकते हो डायग्राम पे। उसके बाद में कुछ और भी टैक्सेस थे, लाइक लग्जरी टैक्स। ओके, अगर आप होटल वगैरह में जा रहे हो तो ये स्टेट गवर्नमेंट लिख सकते हो। कुछ ऐसे भी टैक्स लगाती थी स्टेट गवर्नमेंट, लिविड लग्जरी टैक्स लगाती थी यहाँ पे। ओके, होटल, स्पेशली होटल वगैरह इंडस्ट्री पे ये टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, और आगे यस, बेटिंग टैक्सेस, गैमलिंग टैक्सेस या लॉटरी टैक्सेस, ऐसे टैक्सेस भी स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। बेटिंग पे टैक्स था अलग से, गैमलिंग पे था, लॉटरी पे था, ऐसे कुछ टैक्सेस गवर्नमेंट अलग से यहाँ पे लगा रही थी। तो ये कुछ टैक्सेस मैंने बताया आपको जो इंडिया में
अलग अलग सेक्टर पे लगते थे, जो हमने लिखा मल्टीपल टैक्सेस। यानी मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ पे, सॉरी बेटा, यहाँ पे जो था कैस्केडिंग इफेक्ट तो था ही, प्रॉब्लम कैस्केडिंग इफेक्ट तो था ही, यानी टैक्स ऑन टैक्स। दूसरा यहाँ पे मल्टीपल टैक्सेस थे, मल्टीपल टैक्सेस थे। तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंसेस ये प्रॉब्लम जीएसटी के पहले थे। जैसा एक यहाँ पे पिक्चर लेना चाहूँगा, समझ लो अमेज़ॉन को पूरे इंडिया में बिजनेस करना है, हर स्टेट में, दिल्ली में करना है, जम्मू एंड कश्मीर में, राजस्थान में, ओके, महाराष्ट्र में, ये सारे स्टेट में उनको यहाँ पे बिजनेस करना है। ओके, हमारे जो भी 27 स्टेट है, सारे स्टेट में बिजनेस करना है। अमेज़ॉन के लिए या बड़ी बड़ी कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्या था, और फॉरेन कंपनी इंडिया में आने के लिए क्यों डरती थी? सुनो ध्यान से। ओके, फॉरेन कंपनी इंडिया में आने के लिए क्यों डरती थी? क्योंकि उनको यहाँ पे इतने सारे स्टेट लॉज मिलते थे। ओके, दिल्ली सेल्स टैक्स लॉ अलग, राजस्थान सेल्स टैक्स लॉ अलग, महाराष्ट्र सेल्स टैक्स लॉ अलग। ओके, सबके अपने अलग अलग लॉज तो अलग अलग थे ही। ओके, यानी लॉ का प्रॉब्लम तो था ही, साथ साथ में रेट्स भी अलग होते थे। यानी सेम गुड्स अगर महाराष्ट्र में सेल होता है तो 12.5% का सेल्स टैक्स था, वही गुड्स आप गोवा में सेल होता है तो अलग रेट है, वही गुड्स यहाँ पे दिल्ली में सेल होता है तो अलग है। यानी जो भी फॉरेन कंपनी इंडिया को कैसा देखती थी, ये फॉरेन कंपनी है, और ये फॉरेन कंपनी जो है इंडिया को कैसा देखती थी कि अरे यार, यहाँ अगर बिजनेस करने जा रहे हैं तो ये कितने सारे लॉज है, हर स्टेट के अपने अलग लॉज है, अलग सेल्स टैक्स लॉ है, वैट लॉ है, ऑक्ट्रा है, लोकल बॉडी टैक्सेस है, हम इतने लॉज कैसे हैंडल कर पाएंगे? ध्यान सुनना, हम इतने लॉस कैसे हैंडल करना पाएंगे? दूसरा, हर स्टेट में रिटर्न अलग से दो, हर स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन अलग करो, यानी कंपनी एक ही, ध्यान सुनना, कंपनी एक ही, लेकिन इतने सारे लॉस के कंप्लायंस कॉस्ट उनकी बहुत ज्यादा हो जाती थी, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट उनकी बहुत ज्यादा हो जाती थी, इसलिए वो परेशान थे, इंडिया में आने के लिए बहुत डरते थे। और मोदी जी ने यहाँ पे तो एक तरह से अपना ये जो है उनका ड्रीम प्रोजेक्ट, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, वो मोदी जी प्रमोट कर रहे थे। पर वो यहाँ पे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट तभी सक्सेसफुल होता था जब ऐसे लॉज अलग अलग ना हो। ओके, क्यों ना यहाँ पे एक सिंगल लॉ लाया जाए जो पूरे इंडिया को लागू होगा, एक जैसा होगा, एक जैसे डॉक्यूमेंट्स होंगे, एक जैसे रिटर्न्स होंगे, एक जैसा एडमिनिस्ट्रेशन होगा, एक ही वेबसाइट होगी, सब वहीं कंप्लायंस करने पड़ेंगे। क्यों ना ऐसा कोई टैक्स लॉ लाया जाए, इतनी सारे परेशानियों को देख के। और बेटा यस, जब हमें यहाँ पे इंडिया का डेवलपमेंट करना है, ग्रोथ करना है, तो हमें एक यूनिफाइड इंडिया के साथ यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर देना बहुत जरूरी था। और वो यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर बताओ कौन से लॉ से लाया गया? चलो बताओ सभी लोग, वो यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर कौन से लॉ से लाया गया? बोलिए फटाफट। ओके, आप बोलोगे और मैं आपके सामने वो नाम प्रेजेंट करूंगा। बोलिए फटाफट। कैस्केडिंग इफेक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम, डबल टैक्सेशन, मल्टीपल टैक्सेस, गुड्स और सर्विसेज, यानी बिजनेस करने के लिए कितना प्रॉब्लम यहाँ पे था। तो यस बेटा, गवर्नमेंट ने सोचा जीएसटी के बारे में, और ये रहा जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट। आई रिपीट, वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट। तो मैंने आपको डायरेक्ट जीएसटी नहीं पढ़ाया। ओके, थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल डिस्कशन हो सकता है कि थोड़ा बहुत बोर भी हुआ होगा आपको, लेकिन मेरी पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि मैं डायरेक्ट नहीं आता हूँ। वो क्यों लाया गया, किस लिए लाया गया, किस तरह से डेवलप हुआ, ये मेरा पढ़ाने का तरीका है, और ये हम जरूर डिस्कस करेंगे। और आया बेटा जीएसटी, वन नेशन। तो यहाँ पे ओके, बीजेपी गवर्नमेंट ने, यानी मोदी जी ने, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ इसके ऊपर एफर्ट्स मोदी जी ने लिया, इसके ऊपर स्टार्ट किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। 1994 में उन्होंने कहा था कि इंडिया में जीएसटी लाना जरूरी है। उसके बाद में पी चिदम्बरम जब फाइनेंस मिनिस्टर बने 2004 में, तो उन्होंने भी बहुत इसमें लॉ में चेंजेस किए जीएसटी के तरफ। उन्होंने भी ड्रीम प्रोजेक्ट रखा जीएसटी का। लगभग 80% प्रिपरेशन यहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट ने कर लिया था। और यहाँ पे फिर मोदी जी ने यहाँ 2017 में
उसको इम्प्लीमेंट किया, वो यहाँ पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट किया, और अब पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज दिया गया कि अब हमारा टैक्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक ही नेशन है, एक ही टैक्स होगा और एक ही मार्केट होगा। अब मैं आपको भाई, ये सर एक ही मार्केट का मतलब क्या? वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। ओके, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, ये जीएसटी कैसे लाया गया? जीएसटी ऐसे लाया गया बेटा कि चलो भाई, ये सभी सेंट्रल एक सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी और सारे स्टेट्स बैठे, जैसे मैं महाराष्ट्र का ले रहा हूं, सारे स्टेट बैठे और एक काउंसिल बनाया गया। काउंसिल बनाया गया जिसे हम कहते हैं परिषद। एक परिषद बनाई गई कि चलो बैठो साथ में, सेंट्रल भी बैठा और स्टेट भी बैठा, और आप अपने टैक्सेस सब मार्च कर दो। जैसे सेंट्रल की एक्साइज ड्यूटी है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज है, सर्विस टैक्स है जो सेंट्रल के पास था, सरचार्ज था, सेस था, या एडिशनल जितने भी ड्यूटीज है, कस्टम्स, वो सेंट्रल मर्ज कर देगा, और स्टेट भी अपने टैक्सेस मर्ज कर देगा जो स्टेट का रेवेन्यू था। जो स्टेट का रेवेन्यू है। और देख यहां पे सेंट्रल ने अपने कितने टैक्सेस मर्ज किए, ये लिस्ट अच्छे से पढ़ के जाना, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, कुछ एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगती थी, एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, मतलब क्या, लगभग सारी एक्साइज ड्यूटी जो अलग अलग लगती थी वो। एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम, जो यहां पे लिख देना एसीडी, बीसीडी नहीं, एसीडी, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज जो इंपोर्ट गुड्स पे लगती थी वो। सर्विस टैक्स का जो मेजर रेवेन्यू है वो, सारे सरचार्ज और सेस सेंट्रल सब मर्ज कर देगा। चलो इसके आगे हम ये टैक्सेस नहीं लगाएंगे, हम ये पूरा रेवेन्यू जीएसटी में मर्ज कर देते। स्टेट ने कहा ठीक है, हम भी मर्ज कर देते। वैट और सेल्स टैक्स, सीएसटी, वैट जो हमारा रेवेन्यू था मर्ज कर देंगे। सीएसटी का रेवेन्यू जो स्टेट लेती थी, सीएसटी जो सेलर स्टेट को मिलता था, ये भी मर्ज कर देंगे। परचेस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, हाँ एंटरटेनमेंट टैक्स में जो मैंने लिखा अदर देन दोज लेविड बाय लोकल बॉडी, ये मैं थोड़ा आगे आपको समझाऊंगा। ओके, अभी सिर्फ रीड कर लो। एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, जैसे मूवी टिकट पे एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है। ओके, नालायको पढ़ो चुपचाप। तो अब यहां पे लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स यानी ऑक्ट्रा, एंट्री टैक्स मतलब ऑक्ट्रा है, ऑक्ट्रा है। टैक्सेस ऑन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग का भी टैक्स मर्ज कर दिया गया और सारे सरचार्ज मर्ज कर दिए गए। और ये सेंट्रल ने अपने टैक्सेस मर्ज कर दिए, स्टेट ने अपने टैक्सेस मर्ज कर दिए, और लाया गया बेटा जीएसटी, लाया गया यहां पे जीएसटी। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूंगा, और वो कौन से, कुछ टैक्सेस अभी भी मर्ज नहीं हुए हैं, मतलब वो आज भी अलग से लगते हैं। वो है स्टैम्प ड्यूटी। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है आज भी अलग से लगती है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इलेक्ट्रिक बिल पे जीएसटी नहीं है, टेलीफोन बिल पे जीएसटी आएगा, पर इलेक्ट्रिसिटी पे आज भी अलग से टैक्स लगता है। अल्कोहल की एक्साइज ड्यूटी, इसके बारे में आगे हम 1 घंटा डिस्कशन करेंगे। अल्कोहल की एक्साइज ड्यूटी आज भी अलग से लगती है। उसके बाद में बेसिक कस्टम ड्यूटी, देखो एडिशनल कस्टम ड्यूटी मर्ज की है एसीडी, लेकिन बेसिक कस्टम ड्यूटी आज भी लगती है, बेसिक कस्टम ड्यूटी आज भी लगती है। और पेट्रोल डीजल का एक्साइज ड्यूटी आज भी लगता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर ये टैक्सेस उन्होंने सब्स्यूम नहीं की है। मतलब क्या, मतलब अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या, पहले वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट, आई रिपीट, वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट। ये वन मार्केट यानी क्या, अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा तो पहले हम मार्केट को अलग अलग देखते थे। मैन्युफैक्चरर अगर आप देखो मैन्युफैक्चर होगा तो अलग अलग टैक्सेस लग रहे हैं, एक्साइज सेल्स टैक्स ऑक्ट्रा है। ट्रेडर होगा तो सेल्स टैक्स ऑक्ट्रा है। अगर इंट्रास्टेट इंटरस्टेट होगा तो अलग अलग टैक्सेस। सर्विस टैक्स कस्टम होगा तो बीसीडी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी। ओके, यहाँ पे ऑक्ट्रा होगा तो अलग, यहाँ पे सर्विस टैक्स होगा तो अलग। लेकिन अब हर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा, ट्रेडिंग सेक्टर होगा या सर्विस सेक्टर होगा, कुछ भी होगा, अब एक ही टैक्स लगेगा। ओके, तो यहां पे टैक्स स्ट्रक्चर अंडर जीएसटी मॉडल, यहां देखो टैक्स स्ट्रक्चर इन जीएसटी मॉडल।
तो यहां पे एक ही टैक्स लगेगा और वो रहेगा जीएसटी। यानी अगर एक मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है, चलो मेरे साथ फटाफट लिखो नेक्स्ट पेज पे, यहां मेरे साथ फटाफट लिखो, यहां पे टोल टैक्स भी स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है, टोल टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है। तो यहां पे अगर मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है तो वैल्यू जो है, वैल्यू 1 लाख रुपए, चलो मेरे साथ लिखो फटाफट 1 लाख, तो इसके ऊपर जीएसटी ही लगेगा। यानी अब कोई एक्साइज नहीं, कोई सेल्स टैक्स नहीं, कोई ऑक्ट्राई नहीं, कोई एलबीटी नहीं, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। और समझ लो जीएसटी रेट लेते हैं 18%, तो 18,000 रुपए यहां पे जीएसटी लगाया जाएगा। ट्रांजेक्शन इज ओवर, खत्म। यानी वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, हमने सभी इंडस्ट्री को मैसेज दे दिया, फिर वो इंडिया की हो, इंडिया के बाहर की हो, पूरे इंडिया में ओके एक ही टैक्स लगाया जाएगा और वो होगा जीएसटी। उसके बाद में हाँ, यानी पहले जो मैन्युफैक्चर पे एक्साइज, सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रा सब खत्म, एक ही टैक्स जीएसटी। आज डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को बेच रहा है, समझ लो डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे वैल्यू, और वैल्यू समझ लो 2 लाख, तो इसके ऊपर भी एक ही टैक्स और वो है जीएसटी। ओके, जीएसटी एट द रेट 18%, ओके, यानी 36,000, ये इतना ही टैक्स लगेगा। होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है तो आज एक ही टैक्स, वैल्यू 3 लाख रुपए, ओके, तो 3 लाख यहाँ पे, तो इसके ऊपर भी जीएसटी एट द रेट 18%, ओके, तो यहाँ पे 18% 3 लैक्स का इंटू 18%, तो यहाँ पे 54,000, ये हुआ जीएसटी, एक ही टैक्स लग रहा है। और अगर रिटेलर कस्टमर को बेच रहा है तो वैल्यू जो है बेटा, तो वैल्यू यहाँ पे ले लो 4 लैक्स, और इसके ऊपर भी एक ही टैक्स लगेगा जीएसटी एट द रेट 18%, ओके, यानी 4 लैक्स इंटू 18%, यानी आपको यहाँ पे लगेगा जीएसटी 72,000, जीएसटी 72,000। जीएसटी की वजह से यहाँ पे सीए को कैसा बेनिफिट्स मिला वो भी बताओगा, ओके, वो भी बताओगा। तो यहाँ पे जीएसटी, यानी अब मैन्युफैक्चरिंग से लेके तो कस्टमर तक अब एक ही टैक्स लगने वाला है और वो है जीएसटी, वो है जीएसटी। यहां तक समझ में आया? ये तो गुड्स का था। अगर सर्विसेज है, समझ लो वी स्मार्ट एकेडमी, ओके, ये वी स्मार्ट एकेडमी की फैकल्टीज वी स्मार्ट को सर्विस देती है और वी स्मार्ट आपको सर्विसेज दे रही है, समझ लो, ओके। तो अगर आपको अब कोई सर्विसेज भी देता है तो जीएसटी, समझ लो 1 लाख रुपए की सर्विस है, वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो इसके ऊपर अब सर्विस पे कोई सर्विस टैक्स नहीं, ओनली जीएसटी एट द रेट 18%, एट द रेट 18% यहाँ पे जीएसटी, मतलब 18,000 का जीएसटी लग जाएगा। आगे वी स्मार्ट एकेडमी आपको सर्विस दे रही है तो यहाँ पे समझ लो वैल्यू 2 लाख रुपए है और उसके ऊपर भी जीएसटी, यानी जीएसटी एट द रेट 18%, यानी 36,000। यानी अब गुड्स हो या सर्विसेज हो, एक ही टैक्स लगेगा और वो टैक्स रहेगा बेटा जीएसटी। यहां तक समझ में आया सभी को? यस और नो? मार्केट भी कोई हो, मैन्युफैक्चरर का मार्केट हो, डिस्ट्रीब्यूटर का हो, होलसेलर का हो, रिटेलर का हो, अब कोई मार्केट अलग अलग नहीं, एक ही मार्केट माना जाएगा, गुड्स का हो या सर्विस का हो, ओके, एक ही टैक्स लगेगा और वो टैक्स होगा बेटा क्या? तो जीएसटी, जीएसटी, जीएसटी। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? जोर से बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो फटाफट। ठीक है। और फिर ये बेटा जो जीएसटी है, आगे नेक्स्ट पेज पे डायग्राम पे देखो, जीएसटी ड्यूअल मॉडल में लाया गया, ड्यूअल मॉडल में लाया गया, ड्यूअल प्लस इंटीग्रेटेड, ड्यूअल प्लस इंटीग्रेटेड मॉडल में डिवाइड हुआ। अब आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूं। ये जो जीएसटी काउंसिल बना था, जीएसटी काउंसिल एक परिषद बनी थी, ओके, ये जीएसटी काउंसिल जो परिषद बनी थी, इन्होंने डिसाइड किया कि जीएसटी का रेट पूरे इंडिया में मेनली 4 रेट चलाए जाए। जीएसटी के 5%, उसके बाद में 12%, 18% और 28%, बस ये 4 रेट पूरे इंडिया में लागू हो गए, यानी हर स्टेट्स के अलग अलग रेट्स नहीं होंगे, जीएसटी के 4 ही रेट लगाए जाए। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल क्या हुआ कि रेट तो फिक्स हो गए कि इससे ज्यादा रेट नहीं लगाएंगे। कुछ गुड्स 5%, कुछ गुड्स 12%, कुछ 18%, लग्जरियस गुड्स 28% पे चलाया जाए। हाँ, गुड्स और वो होलसेलर हो, रिटेलर हो, कोई भी हो, जो गुड्स का रेट है, अगर समझ लो मोबाइल है, मोबाइल का 18% जीएसटी है, तो वो मैन्युफैक्चरर मोबाइल बेच रहा है तो भी 18%,
होलसेलर बेच रहा है तो भी 18%, क्योंकि रेट यहां पे गुड्स का होता है, बिजनेसमैन का नहीं। ठीक है, तो वो गुड्स किसी के भी हाथ से आगे बढ़े एक ही रेट से चलेगा, वो है 18%। ठीक है, यस और नो? चलो, लेकिन अब स्टेट ने, सेंट्रल ने और स्टेट ने, ध्यान से देखिएगा, सेंट्रल और स्टेट, इन दोनों में क्या हुआ? इन दोनों में यह हुआ कि भाई जो जीएसटी का रेवेन्यू आएगा वो कौन रखेगा। तो दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि देखो एक काम करते हैं, रेवेन्यू जो आएगा जीएसटी के जो 5% 12% ये है, तो रेवेन्यू जो आएगा वो हम 50-50% बांट लेंगे, 50% सेंट्रल का, 50% स्टेट का। यानी अगर 5% का जीएसटी उस ट्रांजैक्शन पे लग रहा है तो 2.5% लगेगा सीजीएसटी। सीजीएसटी इसको कहते हैं ड्यूअल मॉडल, इसको कहते हैं ड्यूअल मॉडल। और ओके, एसजीएसटी यहाँ पे ओके 50%, यानी 2.5%, 2.5%। अगर उस गुड्स और सर्विसेज पे 12% का रेट होगा तो 6%, 6%। अगर उस पे 18% होगा तो 9 और 9%, 28 होगा तो 14%, 14%। ये बात समझ में आई? तो जीएसटी जो लाया गया वो नेशनल मॉडल पे नहीं लाया गया कि एक ही टैक्स, क्योंकि फिर कलेक्ट कौन करता। इसलिए जब भी इनवॉइस बनेगा तो वो इनवॉइस में दो टैक्स लगाए जाएंगे, सीजीएसटी जिसका पेमेंट सेंट्रल को जाएगा और एसजीएसटी जिसका पेमेंट स्टेट को जाएगा। और जो भी जीएसटी के रेट है ये दो इसमें डिवाइड हो जाएंगे, सीजीएसटी और काय में बेटा, एसजीएसटी में। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, आपको ये बात समझ में आएगी। 50-50% मतलब क्या? अब ये ड्यूअल मॉडल में अगर ये मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर रहा है तो आज ड्यूअल मॉडल में जीएसटी कैसे होगा, लिख दो यहाँ पे ड्यूअल मॉडल। और ये ड्यूअल मॉडल में जीएसटी कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वैल्यू अगर आपकी 1 लाख रुपए है तो आप, और ये जो है सेल विद इन स्टेट जा रहा है, तो यहाँ पे सीजीएसटी और रेट, जीएसटी रेट अज्यूम करते हैं हम यहाँ पे 12%। इस गुड्स पे जीएसटी जो है, जीएसटी टोटल रेट 12%, तो सीजीएसटी एट द रेट 6% और एसजीएसटी एट द रेट 6% लगेगा, यानी 6,000 रुपये और 6,000 रुपये इस तरह से टैक्स बांटा जाएगा, जिसमें सीजीएसटी का यहाँ पे पेमेंट सेंट्रल को जाएगा और एसजीएसटी का स्टेट को जाएगा। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को सेल कर रहा है, लेट्स टेक अ वैल्यू यहाँ पे 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए और जीएसटी रेट, हमारा जीएसटी रेट है 12%, तो इसमें सीजीएसटी जो है एट द रेट 6% और एसजीएसटी एट द रेट 6%, तो ये जाएगा 12,000 रुपये और यहाँ पे 12,000 रुपये। ओके, तो ये जो मल्टीपल टैक्सेस थे, ओके, यहाँ अलग अलग स्टेट में अलग अलग लॉस थे, अलग अलग सेल्स टैक्स रेट थे, वो खत्म कर दिए गए और पूरे इंडिया में ये 4 ही रेट चलाए जाएंगे। पूरे इंडिया में ये 4 रेट चलाए जाएंगे। इसमें बाद में वो 2 रेट्स और ऐड हुए, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये 4 मेन रेट चलाए जाएंगे। और जब भी ट्रांजैक्शन होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी इसमें 50-50% डिवाइड किया जाएगा। यस और नो? 50% डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो था ड्यूअल मॉडल। लेकिन ड्यूअल मॉडल के साथ उन्होंने इंटीग्रेटेड मॉडल भी लाया। इंटीग्रेटेड मॉडल में क्या लाया, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं महाराष्ट्र और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं गुजरात। अब ये तो ठीक है, महाराष्ट्र का सेलर है और महाराष्ट्र का सेलर है और बायर जो है वो गुजरात का है। अगर ये सेलर महाराष्ट्र में ही सेल करता है तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई ये सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएगा, और ये एसजीएसटी ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रेवेन्यू रहेगा और सीजीएसटी सेंट्रल का रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर इंटरस्टेट होता है, इंटरस्टेट होता है, ध्यान से सुनना, इंटरस्टेट होता है, तो ये सिचुएशन में क्या होगा? तो ये सिचुएशन में अगर मैं यहाँ पे इंटरस्टेट के केस में सीजीएसटी लगा दूं और एसजीएसटी लगा दूं, समझ लो सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%, तो मेरे सामने चैलेंज क्या है? ओके, कि ये एसजीएसटी का रेवेन्यू कौन सी गवर्नमेंट लेगी, महाराष्ट्र लेगी या गुजरात? फिर से झगड़ा। अब देखो, ये समझाने के लिए मैंने आपको सीएसटी की हिस्ट्री बताई, क्योंकि झगड़ा होता है स्टेट में। तो ये एसजीएसटी अगर मैं इंटरस्टेट के केस में लगाऊं तो
ऐसे सिचुएशन में ये टैक्स कौन लेगी, महाराष्ट्र या गुजरात, इसमें झगड़ा हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि रुक भाई, अगर इंटरस्टेट है तो इंटरस्टेट में समझ लो आपके गुड्स की वैल्यू जो है, वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो इसको CGST और SGST में नहीं होगा, इसको लगाया जाएगा। बोलो यहां क्या लगाया जाएगा, बताइए क्या लगाया जाएगा यहां केस में, मैं आपसे सुनना चाहूंगा, ये केस में क्या लगाया जाएगा, मैं आपसे सुनना चाहूंगा। यस कम ऑन बताइए। सर ये भी टैक्स ऑन टैक्स है क्या, नहीं मैं आगे बताऊंगा, टैक्स ऑन टैक्स नहीं है बेटा। हाँ ये केस में लगाया जाएगा IGST। IGST यानी ये दोनों टैक्स को इंटीग्रेट करके, ये दोनों टैक्स को इंटीग्रेट करके ओके फुल रेट से, वेरी इंपॉर्टेंट, फुल रेट से लगाया जाएगा। सॉरी फुल रेट क्या था हमारा, जो भी समझ लो फुल रेट यहाँ पे 18, तो 18% से एक ही टैक्स लगाया जाएगा और वो है IGST, वो IGST यानी दोनों का इंटीग्रेट करके IGST। चलो मैं नहीं बताऊंगा, लॉ बनाओगे। आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, ये IGST का रेवेन्यू किसको मिलना चाहिए, किसने लेना चाहिए ये IGST का रेवेन्यू, बोलो। सेंट्रल और स्टेट को इंटीग्रेट करके IGST लगाया चाहिए, ये IGST का रेवेन्यू किसको मिलना चाहिए। आपके सामने ऑप्शंस रहे ये, ए सेंट्रल ने लेना चाहिए, बी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लेना चाहिए, और सी गुजरात गवर्नमेंट ने लेना चाहिए। किसने लेना चाहिए IGST का रेवेन्यू, ये IGST का रेवेन्यू किसने लेना चाहिए, बोलिए, सेंट्रल, महाराष्ट्र या गुजरात। हाँ तो GST में ये डिसाइड हुआ कि ये जो IGST का रेवेन्यू है, वेरी गुड वेरी गुड, आप सेंट्रल कह रहे हो, ये IGST का रेवेन्यू सेंट्रल रखेगी, यानी सेंट्रल के पास ये पूरा पैसा आएगा, कितना 18,000 रुपए, 18,000 रुपए, पर पूरा का पूरा सेंट्रल नहीं खाएगी, इसमें से 50% यानी 9,000 रुपए सेंट्रल रखेगी और 50% जो है वो स्टेट को देगी। 9,000 रुपए ये स्टेट को दिया जाएगा, ओके, यानी कलेक्शन सेंट्रल करेगा, ध्यान से सुनना, कलेक्शन यहां पे सेंट्रल करेगा, कलेक्शन सेंट्रल करेगा, लेकिन सेंट्रल बांटेगा, पूरा का पूरा नहीं रखेगा, क्योंकि सेंट्रल को पता है वो इंटीग्रेट किया हुआ है, वो इंटीग्रेट किया हुआ है कि उसमें से 50% वो रखेगी, यानी कंफ्यूज मत होना, इनवॉइस में आप IGST पूरा ही चार्ज करोगे, यानी एज अ बिजनेसमैन आपको वो लेना देना नहीं है कि सेंट्रल 50% सेंट्रल को देगी, स्टेट रखेगी, वो आपको लेना देना नहीं है, आपको इनवॉइस में IGST फुल रेट से लगाना है और गवर्नमेंट को पूरा का पूरा पे कर देना है। कैसे पे करना है इसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। तो यहां पे ये जो है IGST सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में 50% वो ओन रेवेन्यू रखेगी और 50% स्टेट को बांटेगी। अब आपसे एक सवाल, ये जो 50% स्टेट को बांटना है, ये जो 50% स्टेट को बांटना है, वो कौन से स्टेट को जाएगा, बोलिए, वो कौन से स्टेट को जाएगा आपके हिसाब से, वो महाराष्ट्र को जाना चाहिए यानी सेलर स्टेट या बायर स्टेट। अगर आपका आंसर है महाराष्ट्र को जाना चाहिए तो ए कहिए, और गुजरात को जाना चाहिए तो बी कहिए, गुजरात को जाना चाहिए तो बी कहिए। तो कौन से स्टेट को ये पैसा जाना चाहिए, कौन से स्टेट को ये पैसा जाना चाहिए, यस कम ऑन बताइए। महाराष्ट्र या गुजरात। तो नाउ यहां पे ध्यान सुनिएगा, GST में पूरा उल्टा कर दिया, उन्होंने कहा ये 9,000 रुपए महाराष्ट्र को नहीं गुजरात को मिलेंगे, ये 9,000 रुपए गुजरात को मिलेंगे, जो डेस्टिनेशन स्टेट है, डेस्टिनेशन स्टेट है उसको मिलेंगे, ओके, जो डेस्टिनेशन स्टेट है उसको मिलेंगे ये, ओके, यानी सेंट्रल डेस्टिनेशन को देगी। अब आप पूछोगे सर क्यों, क्यों ये गुजरात गवर्नमेंट को दिया जा रहा है, किस लिए दिया जा रहा है गुजरात गवर्नमेंट को, ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है भाई। आपने तो CST में बताया था कि वो महाराष्ट्र को, पर यहां पे डेस्टिनेशन स्टेट को क्यों दिया जा रहा है सर, क्यों, क्या आपको ये जानना है कि क्यों गुजरात गवर्नमेंट को दिया गया IGST का 50% पैसा। भाई मेरी आवाज आ रही है ना आपको, क्यों दिया गया,
तो यस, जरूर हम इसको जानेंगे, सुनिए, जरूर हम इसको जानेंगे, और वो जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको छोड़ना नहीं है। और आज आपको अगर डिस्कशन पसंद आया होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो यस, लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे कल। ओके, तो ये सारी बातें पढ़ेंगे हम आगे कल के सेशन में। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है नेक्स्ट एपिसोड में। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मिस मत करना। सो बच्चों, मिलते हैं टुमारो शार्प एट 9:30। यस, कल क्लास है, मेरे 4 डेमो है बेटा। 22 तक क्लास रहेगी। टू सेट्स ऑफ मॉड्यूल 1 एंड 2। ठीक है यश, मैं देखता हूं। ओके बेटा, बाय। और चलिए कल के सेशन में मिलते हैं फटाफट। सो दोस्तों, कल मिलते हैं। आज का आपका दिन सबसे बेस्ट दिन और अच्छा दिन रहे। थैंक यू बेटा। कल का सेशन हम 9:30 बजे रखेंगे। हाँ, कल संडे पर मेरा सेशन रहेगा कल, क्योंकि ये 4 दिन ही मेरे पास है। बाद में विजय सर कंटिन्यू करेंगे। चलो बेटा, यहाँ पे रुकते हैं।